इंडिया ने 100 रामसर साइट्स का माइलस्टोन क्रॉस कर लिया है और इसी टाइम सुप्रीम कोर्ट ने वेटलैंड के आसपास माइनिंग को लेकर प्रोटेक्शन को नेशन वाइड एक्सटेंड कर दिया है। लेकिन सवाल यह है, रामसर साइट्स एक्चुअली होता क्या है और सुप्रीम कोर्ट ने क्यों प्रोटेक्शन की अनाउंसमेंट की है और एक वेटलैंड के आसपास माइनिंग को लेकर कोर्ट को इंटरवीन करने की ज़रूरत क्यों पड़ी। तो चलिए इसको स्टेप बाय स्टेप समझते हैं। तो सबसे पहले समझते हैं 100 रामसर साइट्स की कहानी। 3 अगस्त 2026 को अरुणाचल प्रदेश के ग्लॉ लेक इंडिया का 101 रामसर साइट बना और ये अरुणाचल प्रदेश का फर्स्ट रामसर साइट भी है। अब रामसर साइट का सिंपल मीनिंग समझिए। वेटलैंड्स ऐसे इकोसिस्टम्स हैं जहाँ वाटर का इंपॉर्टेंट रोल होता है, जैसे लेक्स, मार्शेस, स्वैम्प्स, फ्लड प्लेन्स और कुछ कोस्टल इकोसिस्टम्स। ये इकोसिस्टम्स फ्लड्स के इम्पैक्ट को रिड्यूस करने, ग्राउंड वाटर को रिचार्ज करने, बायोडाइवर्सिटी को सपोर्ट करने और कार्बन स्टोर करने में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। जब किसी वेटलैंड को रामसर कन्वेंशन के अंडर इंटरनेशनल इम्पॉर्टेंस का वेटलैंड रिकॉग्निशन मिल जाता है तो उसे रामसर साइट कहा जाता है। इंडिया 1982 में रामसर कन्वेंशन का पार्ट बना था और अब इंडिया के पास 100 से ज़्यादा रामसर साइट्स हैं। लेकिन यहाँ एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन ये है, इंटरनेशनल रिकॉग्निशन बढ़ रहा है लेकिन क्या ग्राउंड पर प्रोटेक्शन भी उतनी ही बढ़ रही है? इसी पॉइंट पर सुप्रीम कोर्ट का रिसेंट इंटरवेंशन इम्पॉर्टेंट हो जाता है। तो सुप्रीम कोर्ट ने क्या किया? तो बैकग्राउंड में ही उत्तराखंड के आसान वेटलैंड कंजर्वेशन रिजर्व से 2024 में सुप्रीम कोर्ट ने इस वेटलैंड के आसपास माइनिंग एक्टिविटीज़ को लेकर प्रायर अप्रूवल की रिक्वायरमेंट को इम्पॉर्टेंट प्रोटेक्शन के रूप में अप्लाई किया था। अब कोर्ट ने इस प्रोटेक्शन को ब्रॉडर लेवल पर एक्सटेंड किया है। सिंपल लैंग्वेज में समझे तो प्रोटेक्टेड वेटलैंड के अराउंड माइनिंग एक्टिविटीज़ को सिर्फ नॉर्मल कमर्शियल एक्टिविटी की तरह ट्रीट नहीं किया जा सकता। एडिशनल स्क्रूटनी और रिक्वायर्ड अप्रूवल्स का फ्रेमवर्क अप्लाई होगा। यहाँ एक इम्पॉर्टेंट करेक्शन भी समझिए। इसका मतलब ये नहीं है कि इंडिया की हर रामसर साइट्स के 10 किलोमीटर्स के अंदर माइनिंग कम्प्लीटली बैन है। लीगल पोजीशन इतनी सिंपल नहीं है। बेटर वे इसका ये है समझने का कि प्रोटेक्टेड वेटलैंड एरियाज़ के अराउंड माइनिंग पर स्ट्रॉन्गर रेगुलेटरी स्क्रूटनी और प्रायर अप्रूवल रिक्वायरमेंट अप्लाई हो सकते हैं। तो कोर्ट को इंटरवीन करने की ज़रूरत क्यों पड़ी? तो इसका कनेक्शन वेटलैंड रूल्स 2017 से होता है। इसको समझते हैं। 2017 के फ्रेमवर्क में वेटलैंड के अराउंड प्रोहिबिटेड एक्टिविटीज़ को रेगुलेट करने का अप्रोच 2010 के फ्रेमवर्क से काफ़ी चेंज हुआ है। स्टेट्स के रोल भी इंपॉर्टेंट हो गए हैं। प्रॉब्लम ये हुई कि वेटलैंड प्रोटेक्शन का इम्प्लीमेंटेशन हर जगह इक्वली स्ट्रॉन्ग नहीं रहा है। कहीं प्रोटेक्शन इफेक्टिव हो सकता था तो कहीं एनफोर्समेंट वीकर हो रही है। इस सिचुएशन को आप ब्रॉडली रेगुलेटरी गैप कह सकते हैं। सिंपल लैंग्वेज में प्रोटेक्शन का ऑब्जेक्टिव तो है लेकिन उस प्रोटेक्शन को हर जगह कंसिस्टेंटली इंप्लीमेंट करने का मैकेनिज्म बहुत वीक है। तो सुप्रीम कोर्ट का इंटरवेंशन इसी लार्जर कंसर्न को एड्रेस कर रहा है कि अगर एक प्रोटेक्टेड वेटलैंड को इकोलॉजिकल रीजन की वजह से स्ट्रॉन्गर प्रोटेक्शन मिलता है तो सिमिलरली सिचुएटेड वेटलैंड्स के लिए प्रोटेक्शन का स्टैंडर्ड आर्बिट्रेरी नहीं होना चाहिए, डिफरेंट नहीं होना चाहिए। तो अब सवाल यह है कि रामसर साइट बनने के बाद क्या उस साइट को ऑटोमेटिकली लीगल प्रोटेक्शन मिल जाता है? तो रामसर डेसिग्नेशन का मतलब ये नहीं है कि वेटलैंड ऑटोमेटिकली नेशनल पार्क या वाइल्ड लाइफ सेंचुरी बन जाते हैं। रामसर कन्वेंशन इंटरनेशनल रिकॉग्निशन प्रोवाइड करता है। डोमेस्टिक लीगल प्रोटेक्शन अलग लॉज, रूल्स और नोटिफिकेशन से आती है। इसलिए रामसर स्टेटस और डोमेस्टिक प्रोटेक्टेड एरिया स्टेटस को एक ही चीज़ मत समझिए और इसी वजह से रिसेंट सुप्रीम कोर्ट ऑर्डर इंपॉर्टेंट है। इंटरनेशनल रिकॉग्निशन और एक्चुअल ग्राउंड लेवल पर प्रोटेक्शन, ये दोनों बहुत अलग क्वेश्चन हैं। तो माइनिंग वेटलैंड्स के लिए रिस्क क्यों है? तो माइनिंग से सॉइल डिस्टर्ब होती है, सेडिमेंट वाटर बॉडीज़ में जा सकते हैं जिससे सिल्टेशन बढ़ता है। सिल्टेशन मतलब वाटर बॉडीज़ में एक्सेसिव सेडिमेंट जमा होना। माइनिंग एक्टिविटीज़ से केमिकल पोल्यूशन का रिस्क भी होता है। इससे वाटर क्वालिटी, एक्वेटिक स्पीशीज़ और वेटलैंड हैबिटेट अफेक्ट हो सकते हैं और वेटलैंड के इकोलॉजिकल कैरेक्टर अगर परमानेंटली डैमेज हो गए तो उसको सिर्फ प्रोटेक्टेड डिक्लेयर करना इनफ नहीं हो सकता। प्रोटेक्शन का रियल ऑब्जेक्टिव है वेटलैंड का इकोलॉजिकल फंक्शन को प्रिजर्व करना, ना कि सिर्फ साइट को प्रोटेक्ट करना। तो सुप्रीम कोर्ट का रोल यहाँ इंपॉर्टेंट क्यों है? सुप्रीम कोर्ट ने एनवायरमेंटल गवर्नेंस में रिपीटेडली इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल को स्ट्रेंथन किया है, जैसे प्रिकॉशनरी प्रिंसिपल। अगर सीरियस एनवायरमेंटल डैमेज का रिस्क है तो कंप्लीट साइंटिफिक सर्टेनिटी का वेट करके एक्शन डिले नहीं किया जाना चाहिए। सस्टेनेबल डेवलपमेंट हो लेकिन एनवायरमेंट को परमानेंटली डैमेज करके नहीं। लेकिन जुडिशरी का रोल अनलिमिटेड भी नहीं है। लॉन्ग टर्म में हर रेगुलेटरी गैप को कोर्ट के ऑर्डर से फिल करना इम्पॉसिबल है। बेटर सोल्यूशन होगा कि क्लियर लॉज हो, स्ट्रॉन्ग इंस्टीट्यूशंस बने, साइंटिफिक असेसमेंट हो और इफेक्टिव इम्प्लीमेंटेशन भी हो। यानी जुडिशरी प्रोटेक्शन इन्फोर्स करे लेकिन एनवायरमेंटल गवर्नेंस का फाउंडेशन स्ट्रॉन्ग इंस्टीट्यूशन पर होता है और उसी पर होना चाहिए।
तो अब एक सेंसिटिव क्वेश्चन ये है, 101 रामसर साइट्स माइलस्टोन है इंडिया के लिए या रियल टेस्ट? तो इंडिया का 101 रामसर साइट तक पहुंचना डेफिनेटली एक मेजर कंजर्वेशनल माइलस्टोन है, लेकिन सिर्फ नंबर का बढ़ना सक्सेस की निशानी नहीं होता। अगर रामसर साइट बढ़ रहे हैं लेकिन साथ में पोल्यूशन, एनकरोचमेंट, माइनिंग, इकोलॉजिकल डिग्रेडेशन भी बढ़ रही है तो डेसिग्नेशन का पर्पस वीक हो जाता है। तो इसलिए रियल क्वेश्चन ये है, क्या हम इन वेटलैंड्स को एक्चुअली हेल्दी और फंक्शनल रख पाएंगे? तो यही कंजर्वेशन का रियल टेस्ट होगा। तो यूपीएससी के लिए इम्पॉर्टेंट टर्म्स होंगे रामसर कन्वेंशन और रामसर साइट्स, वेटलैंड रूल्स 2017, प्रिकॉशनरी प्रिंसिपल एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट। तो कंक्लूजन में ये कहेंगे, इंडिया का 101 रामसर साइट्स का माइलस्टोन इंपॉर्टेंट है, लेकिन असली अचीवमेंट सिर्फ वेटलैंड की काउंटिंग नहीं है। असली अचीवमेंट तब होगी जब इंटरनेशनली रिकॉग्नाइज वेटलैंड ग्राउंड पर भी हेल्दी, प्रोटेक्टेड और इकोलॉजिकली फंक्शनल रहेंगे। और सुप्रीम कोर्ट का इंटरवेंशन इसी लार्ज लेसन को हाईलाइट करता है। नोटिफिकेशन प्रोटेक्शन का बिगनिंग है, इम्प्लीमेंटेशन उसका रियल टेस्ट। रामसर डेसिग्नेशन इंटरनेशनल रिकॉग्निशन देता है, डोमेस्टिक लॉज लीगल फ्रेमवर्क प्रोवाइड करते हैं, जुडिशरी अकाउंटेबिलिटी इंश्योर कर सकती है, लेकिन लॉन्ग टर्म कंजर्वेशन तभी पॉसिबल है जब इंस्टीट्यूशन इफेक्टिवली काम करे। तो आप इस विषय पर क्या सोचते हैं? अपनी राय बिल्कुल कमेंट में दीजिए। आई विल सी इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू सो मच।